अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी एंड थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा वेट किया इस एपिसोड के लिए। ट्रस्ट मी, अगर मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी वेट ना कराती। पर अगेन काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा आप लोगों को और इसके लिए माज़रत और बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सफ़र करने के लिए। चलिए अब आपको मज़ीद वेट नहीं कराते हैं और एपिसोड शुरू करते हैं। शाम से रात हो चुकी थी। वो हसन से मिलकर आने के बाद से अब तक उसी तरह लॉन में रखे सोफे पर गर्दन ढलकाए लेटी थी। गैर इरादी तौर पर वो उम्र का इंतजार भी कर रही थी। ना जाने क्यों दिल को उसके होने से धाड़स होती थी। वो साथ होता था तो लगता था मसाइल हल हो जाएंगे, अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन वो जो ही नसों से दूर होता था, मसाइल बला की तरह मुंह खोले उसे निकलने को बेताब होते थे। वो इस तरह के मसाइल में भी कभी पड़ी ही नहीं थी। जिंदगी वंडरलैंड से जहन्नुम कब बनी पता ही नहीं चला। उसे लगता था जैसे किसी ने उसकी पीठ पे भारी बोझ लाद दिया हो, वो जिसका वजन उठाना उसके बस की बात नहीं थी। वो हर गुजरते दिन थकती जाती थी। उसका फ़ोन कब से बजे जा रहा था, जिसे उठाने की सहमत वो नहीं कर रही थी। ये कोई 10वीं रिंग थी जिसे अब हाले ने बेसारी से उठाया। गैर शनासा नंबर उसे अब आदत थी इन कॉल्स की। हेलो कहते हुए उससे मोबाइल कान से लगा लिया। जी, मैं हाले सुल्तान बात कर रही हूँ। जी, भाई है वो मेरा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सामने से कुछ कहा क्या तो वो उठ खड़ी हुई। कौन सा थाना? चार्ज क्या है? वो पर्स अपनी कोहनी पे अटकाती कह रही थी। खबरदार जो तुम लोगों ने एफआईआर काटी हो। वो बोली नहीं थी, उड़ रही थी। मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर काटी तो देखना मैं तुम सबका क्या करती हूँ। वो बात करते हुए बाहर निकल आई। गाड़ी निकालो उस्मान। उसे चौकीदार के साथ बैठे उस्मान से कहा। वो फौरन ताबेदारी से खड़ा हुआ। हाले बार बार उमर को कॉल मिलाई जा रही थी। बेल जा रही थी, लेकिन मिजाल है जो वो पिक कर ले। रास्ते में उससे लैल को कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर भी बन जा रहा था। वो अपने घर से किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। उसकी नाक आड़े आती थी। दफातन उसे याद आया, उमर ने कल शाम उसके मोबाइल से नफीसा हयात को कॉल की थी। उससे सुन रखा था कि वो वकील हैं। वो इन मामलात के बारे में जानती होंगी, लेकिन वो उन्हें कैसे और किस रिश्ते से कॉल करे। फितरी झिझक आड़े आ गई। फिर ना जाने किस तरह उसकी उंगलियों ने मेकानकी अंदाज में उनके नंबर पे कॉल कर ली। ये गैर इरादी था। बेल जा रही थी। अगले 10 सेकंड बाद कॉल पिक कर ली गई। हेलो। संजीदा ठहरा हुआ लहजा। हाली की हथेलियां बेख्तियार पसीने से भरने लगी। उसे बगैर कुछ कहकर कॉल काटने का फैसला किया, लेकिन स्पीकर से आती आवाज़ पे ठहर गई। हाले बेटे, क्या हुआ है? वो नरमी से पूछ रही थी। आप आपको कैसे पता मैं हाले हूँ? उसकी बातों में अमूमन रवानगी होती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे इस औरत से रौब सा महसूस हुआ। उमर ने बताया था ये तुम्हारा नंबर है। मैंने सेव कर लिया था। तुम बताओ, सब ठीक है? वो ऐसे बात कर रही थी जैसे हाले को जानती हूँ। उसकी झिझक साइल होने लगी। असल में मुझे आपसे एक लीगल एडवाइस चाहिए। उसे थूक निकला। वो थाने के काफ़ी करीब थे। उसे जल्द अज जल्द कुछ चाहिए था। मेरा भाई, उस पे झूठा इल्ज़ाम लगा है। ये झूठा इल्ज़ाम है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेराज सुल्तान का बेटा है वो। मैं जानती हूँ गलत काम नहीं करेगा। तुम आगे बताओ। नफीसा ने उसे नरमी से टोका। हाले का इत्मीनान बहाल होने लगा। मेरा भाई, आज उसका अपने फुटबॉल के साथियों के साथ झगड़ा हो गया था। बात हाथापाई तक चली गई। अब उन बिगड़े बच्चों ने बदला लेने के लिए मेरे भाई को ट्रैप किया है। उन्होंने अपनी हैवी बाइक की गुमशुदगी का इल्ज़ाम मेरे भाई पे लगा दिया है और अब वो उस पे एफआईआर कटवाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम उन पे अपनी कार चोरी की एफआईआर कटवाओ। हाली को लगा उससे गलत सुना है। जी, नफीसा कहे गई। बिल्कुल, तुम थाने जाओ और उन पे अपनी गाड़ी की गुमशुदगी की एफआईआर कटवाओ। अपने ड्राइवर और चौकीदार से झूठी गवाही दिलवाओ कि उन्होंने इन बिगड़े बच्चों को कई बार घर के आसपास मशगूक हरकतें करते देखा है। तुम उन पे दूसरी एफआईआर करवाओ कि ये बच्चे आज तुम्हारे घर के बाहर आए थे और तुम्हें हर्षा करने की कोशिश की। मीडिया बुलवाओ, उन सबको बताओ। तुम एक एफआईआर के बदले 10 एफआईआर करवाओ। तुम इस मुल्क की विक्टिम हो और विक्टिम की हर बात पे यकीन कर लिया जाता है। हाले ने मोबाइल को घूर कर देखा। ये कैसी क्रिमिनल सोच वाली सास थी।
लेकिन इस सब से क्या होगा आंटी? मुझे अपने भाई पे एफआईआर होने से रोकना है। इससे तो झगड़ा बढ़ेगा। उसे तहम्मुल से अपनी बात समझाने की कोशिश की। इस तरह झगड़ा खत्म होगा और सुलह होगी बच्चे। वो उसी पुरसुकून अंदाज से बोली। वो अमीर घरानों के बच्चे हैं। तुम उनसे बात करोगी, सर चढ़ेंगे। पैसे दोगी तो उनकी ज़रूरत नहीं होगी। वो ये सब कुछ बस ताज्जुब की वजह से कर रहे हैं। वो बस तुम्हें और तुम्हारे भाई को जलील करना चाहते हैं। गिल्टी प्लेशर तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब तुम इल्ज़ाम के बदले इल्ज़ाम लगाओगी तो वो खौफज़दा होंगे। अमीर हो या चाहे गरीब, वो बस एक चीज़ से डरता है, अपने बच्चे के फ्यूचर खराब होने से। एक एफआईआर, बस एक एफआईआर उन बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देगी और वो लोग मरकर भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तुम बिल्कुल इजी हो जाओ और जाकर इल्ज़ाम के बदले इल्ज़ाम लगाओ। हमारी पुलिस खुद तुम्हारी सुलह करवाएगी और उनको अपने रजिस्टर के पन्ने भरने से सख्त खौफत होती है। अब के हाले पूरी तरह मुस्कुराई थी। उसे नफीसा की बात समझ आ रही थी। बात अगर बढ़ जाए तो बस एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दो। दो झूठे आंसू और विक्टिम बनने की प्योरी अदाकारी। तुम मुल्क के सामने विक्टिम हो। तुम्हारा बाप कत्ल हुआ है। ये गम मनाने का नहीं, अपने गम को बेचने का वक्त है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। वो ममूनियत से कहने लगी। उमर ने आपके बारे में जो बातें की थी, आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो ना जाने क्यों कॉल काट ही ना सकी। ये औरत उसे अच्छी लगी थी। नफीसा मुस्कुराई। अच्छा, क्या कहता है तुम्हारा शोहर? वो हमेशा दीनी बातें बताता है आपके हवाले से। मतलब मुझे लगा आप काफ़ी बैकवर्ड और दीनी टाइप होंगी, लेकिन जो कुछ आप बता रही हैं आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो हाली थी। एक बार उसकी झिझक खत्म हुई, फिर वो आपसे हर तरह के सवाल करेगी। वो तुम्हें अपनी अम्मा के बारे में बताता है। तुम बैरिस्टर नफीसा हयात से बात कर रही थी और यकीनन मेरे बताए फ्रॉड के मुतालिक बात कर रही हो। तो मैं तुम्हें बता दूं, 1 जमा 4 करना वकीलों का फेवरेट काम होता है। वो बोल रही थी। इतने में गाड़ी थाने के बाहर रुकी। मैं थाने पहुंच गई हूँ, मुझे रखना होगा। हाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर आते हुए बोली। नफीसा ने सर हिलाया। तुमने दीनी लोगों के बारे में जो बात की, उस पर हम दोबारा बात करेंगे, ओके? उमर को कॉल कर लो। उसे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको कल फिर से कॉल करूँगी। बाय। हाली ने कॉल काट दी। आसमान को देखा। मैं जानती हूँ आप मेरी नहीं सुनोगे। पता नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ या आप मुझसे, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को इस सब से बचा लेना। वो यासत से कहती अंदर चली गई। उस्मान उसके लाख मना करने के बावजूद उसके पीछे आया था। थाने में बेहंगम सा शोर था। बातें, कहके, गालियाँ, अजीबो गरीब किस्म के मुजरिम, बेजार थानेदार। वो सीधा एएसआई की मेज़ तक गई। हाले सुल्तान, उसे नाम बताया। मेरा भाई कहाँ है? संजीदा दो टोक लहजा। एक जानिब बेंच पे एक मोहम्मद आदमी बैठा था। उसके साथ दो और लोग भी थे। उन सब का मतलबा एक ही था, एफआईआर। हाले ने उस मोहम्मद आदमी को गौर से देखा। ये तो दानिश शहजाद था, शम्स चचा का बहुत अच्छा दोस्त। यकीनन वो हसन की शिकायत लेकर उनके पास गए होंगे और शम्स ने सफ़ीर का बदला लेने के लिए हसन की पुष्पनाही करने की बजाय उसे सज़ा देने का फैसला किया होगा। हाँ, हाले ने लम्हों में उसका प्लान डिकोड किया था। बीबी देखें, पार्टी एफआईआर का कह रही है। हमने बस आपकी खातिर अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उनकी वजह से अब तक खाना भी नहीं खाया। फिर हमारे खाने का इंतज़ाम कर लें ज़रा। एएसआई की बात पे उससे गर्दन मोड़ी थी। वो खुल्लम खुल्ला उससे रिश्वत मांग रहा था। मैं अपने भाई से मिल लूँ, फिर आपको खाना भी खिलाऊंगी और पूछी जेब भी गर्म करूंगी अच्छे से। एएसआई ने सिपाही को इशारा किया। वो हाले के आगे आगे चलता गया। जरा फासले पे सामने, बिल्कुल ऐन सामने वो था, उसका भाई हसन सुल्तान। सादा टी शर्ट और शॉर्ट से मलबूस वो घबराया हुआ था। उसका रंग सफ़ेद था, लेकिन वो अपनी गर्दन सीधी किए खड़ा था। हाले को देखकर उसका सुर्ख चेहरा भरमी से दुखने लगा। वो सलाखों पे हाथ रख के आगे हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दबा दबा गुर्राया। जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। उसका बस नहीं चलता था कि सुलाहें तोड़कर बाहर आ जाए। मेरी बात सुनो हसन, मैं तुम्हें निकाल लूंगी। तुम परेशान मत होना। उसे तसल्ली दे रही थी। तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी मौजूदगी परेशान कर रही है।
तुम मेरी जान के पीछे की पड़ गई हो। खुदा का वास्ता है, यहाँ से जाओ। वो बेबसी से कह रहा था। उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि उसकी बहन यूं थाने में 1000 मर्दों के बीच उसके लिए गवार हो। बीबी, ये धलासा तसल्ली बाद में कर लेना, पहले बात कर लो। सिपाही नागवारी से बोला था। ए, मेरी बहन से तमीज से बात करो। हसन घुर्राया था। उसके कान तक सुर्ख हो गए थे। बाजू की नसें उभर आई थीं। हाले, तुम जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। उमर को भेजो, वो इन सबको हैंडल कर लेगा। उमर को भेजो, तुम जाओ। वो उसकी मिन्नत कर रहा था। हाले मुड़ गई। वो उसकी नहीं सुन सकती थी। वो वापस मेज तक आई, टांग पे टांग चढ़ा ली। अब के इस मेज के उस पार एसएचओ बैठा था। जी बीबी, अब क्या कहती हैं? सुलह सफाई करेंगी या फिर हम एफआईआर करेंगे? मुश्ताल तानिश आगे आया। मेरे बेटे को मारा पीटा है। अरे जानवरों की तरह हाथ चलाए हैं इसके भाई ने। ऊपर से मेरे बेटे की इंपोर्टेड बाइक भी चोरी की है इसके भाई ने। हम एफआईआर के बगैर टलेंगे नहीं। वो बुलंद आवाज में उंगली उठाए धमका रहा था। हारे ने सुकून से उनको देखा। मैं भी एफआईआर करूंगी। वो एसएचओ की जाने मुड़ी। काटे एफआईआर। मेरी गाड़ी गुमशुदा है और मेरा शक इनके बेटे नबील पे है और उसके साथ उन दोनों के बेटों पे। हाथ से बेंच पे बैठे दोनों आदमियों की तरफ इशारा किया। जवाद और अहमद, ये दोनों भी शामिल थे। काटे एफआईआर, जल्दी करें। ये अगर मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर कटवा रहे हैं तो मैं 10 कटवाऊंगी। मेरा भाई थाने में है तो इनके बच्चे भी बगैर एसी और मशरूम में सोएंगे। आज जुमा है, कल कोर्ट बंद है। 2 दिन बाद कोर्ट खुलेगा, फिर देखेंगे किसके हक में फैसला होता है। वो कोई 22-23 साल अलखड़ लड़की नहीं लग रही थी। ये संजीदा, मामला फहम और काया थी। एसएचओ ने मुकाबिल लोगों को देखा। वो इस बाजी के पलट जाने पे जितना हैरान होते इतना कम था। देखें, ठीक है, आपके भाई पे एफआईआर नहीं होगी, उनमें से एक ने कहना शुरू किया। लेकिन आपके भाई को हमारे लड़कों से माफी मांगनी होगी और आइंदा इस किस्म की हरकतें ना करने का वादा करना होगा। हाले ने सीने पे बांसु बांधकर सुकून से उनको देखा। ठीक है, वो माफी मांग लेगा। वो कहते हुए उठी। एसएचओ की जानिब देखा, फिर उन तीनों की जानिब देखा। वो माफी मांग लेगा और उसके बाद मैं एक अलग एफआईआर करूंगी और उसमें लिखवाऊंगी कि जब मैं अपने भाई का मैच देखने ग्राउंड गई तब आपके तीनों बच्चों ने मुझे हरासा किया, मेरे माजी और मुस्तकबिल के बारे में नासेवा बातें की, एक हजूम के सामने मेरे किरदार की बात की और अगर एफआईआर ना काटी गई तो मैं यही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे लगाऊंगी। आपके बच्चे हरेसर के तौर पे जाने जाएंगे। उनकी फीमेल दोस्ती उनका बाइकआउट करेंगी। उनके मेल दोस्त उनसे मिलने से कतराएंगे। आपके बच्चे, वो उनकी आंखों में दिखती हुई ठंडे पुरसुकून लहजे में कह रही थी, बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनका फ्यूचर तबाह कर दूंगी। लेकिन फिलहाल माफ़ी ज़रूरी है। एसएचओ साहब, प्लीज़ मेरे भाई को बुलवा दे। वो आखिर में मासूमियत से बोली। हम बात खत्म करने को तैयार हैं, बस हमारे बच्चों का नाम ना आए। उन तीनों ने एक साथ हथियार डाले थे। हाले मुस्कुराई। एसएचओ के चमचे ने गला खनकार कर उनको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। आप दोनों बस अपनी बात करेंगे या साहब के चाय पानी का इंतजाम भी करेंगे? इतनी देर से साहब को बिठा रखा है, तुम लोगों का नौकर है क्या? हाँ है नौकर, अवाम का नौकर ही तो है। अभी उनमें से कोई कुछ कहता जब अपने अकब से आती आवाज़ पे सब ठटक गए। वो उमर हयात था। सुबह वाली कफ शर्ट में मलबूस उसका चेहरा स्वाट था। हाले को वहाँ देखकर उसके जबड़े की रगें तक तन गई थीं। वो यहाँ मौजूद वाहिद औरत थी। जिंदगी में पहली बार उमर को हाले की मौजूदगी बुरी लगी थी। वो आगे आया। उसके लिए कुर्सी रखी गई। एसएचओ आगे पीछे घूमने लगा। हसन को बाहर लाया क्या? वो जैसे एक पैर पे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो हसन को छुड़वा कर बाहर ले आए थे। उमर के तासुआत सपाट और सख्त थे। वो दोनों अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे। हसन उनके आगे था। बाहर सड़क पे आकर उमर ने हाले को कोने से खींचकर गाड़ी के साथ लगाया। यहाँ काफ़ी अंधेरा था। ये जगह थाने से ज़रा आगे थी। किसकी इजाजत से आई थी यहाँ? उससे एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर पूछा। मैंने कॉल की थी, वो बदकत बोल पाई। कितने मर्द थे वहां जानती हैं? कैसी नजर थी उनकी? जुरत कैसे हुई आपकी? वो बुलंद आवाज में चिल्लाया। हाले बस उसको देखे गई। ये उमर नहीं था। ये उमर हो ही नहीं सकता था। उमर कभी हाले पे चिल्ला नहीं सकता था। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहाँ जाऊंगी। मेरे शौहर बनने की कोशिश ना करो। मत भूलो ये एक कागजी रिश्ता है। वो भी अपने नाम की एक थी।
उसी के लहजे में जवाब देती अपना बाजू छुड़ाने लगी। हसन बस उन दोनों को देखता रहा। बकवास बंद करो अपनी। उससे उंगली उठाकर वार्न किया। इस वक्त मेरा दिमाग सख्त घुमा हुआ है। मैं आपकी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे बस ये बताएं आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं भौंक कर गया था ना, बोला था ना, मैंने कुछ भी हो मुझे कॉल करना। समझ नहीं आती, दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। वो सुर्ख आंखें लिए बुलंद आवाज से बोल रहा था। कोनिया अब तक जकड़ रखी थी, उसकी गिरफ्त आईनी थी। मेरी बहन से इस तरह बात मत करो। दफातन वो दोनों ठटके। वो दोनों हसन की मौजूदगी को फरमोश किए हुए थे। वो सुर संजीदा आंखें लिए आगे आया। उमर मुताज्जिब था, हालांकि कोनियों पे उसकी गिरफ्त हल्की थी। हसन ने एक झटके में उसका बाजू आजाद करवाया। तुम बीच में मत आओ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। उमर ने नागवारी से टोका। तुम्हारी बीवी होने से पहले वो मेरी बहन है, और मेरी बहन से इस तरह बात मत करो। वो तुम्हारी बीवी है, गुलाम नहीं। ना उन दोनों की तरह उसका लहजा बुलंद था, ना उसने में कोई तंज था। वो बस हाले का बाजू पकड़े खड़ा था और वो शल से उसके साथ खड़ी थी। जो भी मसला है घर जाकर सुलझाओ, लेकिन मेरी बहन से इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तनबिया करते हुए सुनसान सड़क पे आगे बढ़ गया। हाले नम होती आंखों के साथ उसके पीछे जाने लगी। उमर गहरी सांस भरता अपना गुस्सा काबू करता उनके पीछे चलने लगा। सड़क पे चलते हसन के कदम शकस्ता और खौफसदा थे। ना जाने क्यों एक हालीपन सा था जो दिल को जकड़ रहा था। यही हाल हाले का भी था। उसका दिल किया था वो हसन पे आई सब तकालीफ खुद पे ले ले। ये वो बच्चा था जिसे माँ की तरह पाला था। अपना वक्त, पैसा, जज्बात सब उस पे खर्च किया था। ऐसा नहीं था कि उनके दरमियान लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सुलह ना होती हो। वो तेज तेज कदम उठाता, गैर मुतय्यन करता समित की तरफ जा रहा था। आई एम सॉरी हसन। अपने पीछे से आती हाले की आवाज़ से वो लम्हा भर कर रुका। उसके पीछे मुनासिब फासले पर चलता उमर भी रुका। हसन की आंखें उस नीम अंधेरे में भी जख्मी सी लगती थीं। वो बच्चा बहुत हर्ट लगता था। तुम सॉरी नहीं हो हाले? वो अजीब से लहजे में बोला। और अगर हो तो किस किस बात के लिए? आंसू बहने लगे। वो 16 साल की उम्र में 4 घंटे थाने रहकर आया था। वो डरा हुआ था, खौफसदा था। बाबा मर गए और मैं तब से तुम्हारे साथ मिलकर रो नहीं सका। क्या तुम उसके लिए सॉरी हो? उसकी आवाज़ कँप-कँपाई। आली की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। अम्मा बीमार थी, मैं अकेला था, मेरे पास रकम नहीं थी, मेरे पास कोई अपना नहीं था। तुम उसके लिए सॉरी हो? उसका लहजा बुलंद हुआ। आंखों का जख्मीपन दिल को चीरने लगा। हाले बस उसको सुनती रही। आज उसे बोलने का हक था। शम्स चचा ने मुझे इतना मारा कि मैं 2 दिन चल फिर नहीं सका, और मेरे पास पेन किलर तक के पैसे नहीं थे, और मेरे पास तुम नहीं थी। क्या तुम उसके लिए सॉरी हो? वो रो रहा था, बुलंद आवाज में रोते हुए कह रहा था। नीम अंधेरी सड़क को उस पे तरस आया। मेरे बाप का कत्ल हुआ था, ये जानना मेरा हक था, लेकिन तुमने छुपाया। क्या तुम उसके लिए सॉरी हो? ब्रूनो मर गया, मैं एक बार फिर अकेला हो गया, भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला। और तुम तब भी मेरे साथ नहीं थी। तुम मुझे अपना बेटा कहती थी, और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। क्या तुम उसके लिए सॉरी हो? उसकी हिचकियां बन गई थीं। रोते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंखें सुर्ख गमज़दा थीं। सब कहते थे ये लड़की है, और उसके पास तुमसे ज़्यादा आज़ादी है, तुमसे ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे घर वाले उससे तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं कभी तुमसे जेलस नहीं हुआ। कोई बहनों से जेलस होता है क्या? सबने मुझे तुम्हारे खिलाफ किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। सब तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, मैं तुम्हारे हक में बोलता था, और तुमने कहा मैं मर जाऊं। उसकी आवाज़ जुकाम सदा थी। वो मुश्किल बोल रहा था। आंसू जैसे आज ना बहे तो फिर कभी नहीं बहेंगे। हाले बस मखमूम सी उसको देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। रूह कब्ज हो रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, और तुमने कहा तुम मर जाओ। तुमने कहा खुदा करे तुम मर जाओ हसन। क्या कोई अपने बेटे को ऐसे कहता है? वो चिल्लाया। तुम कहती हो तुम सॉरी हो, लेकिन तुम कहती हो हसन मर जाए। मैं तुम्हारी किस बात पे यकीन करूं? वो बेबसी से कह रहा था। यकदम हसन ने अपनी आंखें साफ की। और अब अगर तुम सॉरी हो भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तलही से बोला।
हाले ने कदम उसकी जाने बढ़ाए, फासले उससे बढ़ाए थे, खत्म भी उसी को करने थे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम नहीं चाहिए हो। मुझे कोई नहीं चाहिए। वो दर्द से फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया। हाले बस खामोश कदम उसकी जाने बढ़ती रही। तुम जाओ, अपने शौहर के साथ रहो। मेरा क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए मर गया हूं ना। मेरे करीब मत आओ। वो गुर्राया। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। आईना मेरे सामने भी मत आना। हम दोनों बहन भाई नहीं हैं। हाले उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। वो उससे छोटा था, लेकिन उसका कद हाले से बड़ा था। वो उसका भाई था, उसका मुहाफ़िज़। तुम बहुत बुरी बहन हो, बहुत बुरी माँ हो। तुमने कहा था हसन मर जाए। तुम देखना हसन मर जाएगा। हाले ने खामोशी से अपने दोनों बाजू उसके गिर्द हुमायल कर दिए और सर उसके सीने पर रख दिया। हसन बोलते बोलते रुक गया। अल्फाज से मरते दम की आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। एकदम वक्त रुक गया, थम गया। उमर हयात ने तंजिया सर झटका। मेलोड्रामा। आई एम सॉरी हसन, आई एम सॉरी। हर चीज़ के लिए सॉरी। मैं तुमसे दूर रही, उसके लिए सॉरी। बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं दे सकी, उसके लिए सॉरी। वो रोते हुए उसके सीने से लगी कही जा रही थी। हसन शल खड़ा रहा। मुझे लगा मैं सुरमाई से स्याह हो जाऊंगी और तुम मुझे डिसऑन कर दोगे। मैं डर गई थी, मैं तुम्हें खोने से डर गई थी। मैं फेरी टेल की शहजादियों की तरह चालों का हिस्सा बन गई थी। मुझे लगा मैं उन सबको खो दूंगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। आई एम सॉरी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। हसन ने मदद नजरों से उमर को देखा। उमर ने बकायदा लानत भेजने वाले अंदाज से मुंह फेर लिया। हसन के हाथ अब भी शौक से पहलू में गिरे थे। मुझसे गलतियां हुई हसन, मुझसे गलत फैसले हुए। मुझे लगा अगर तुम पे बुरा वक्त तक आए तो खानदान को छोड़ दो, लेकिन मैं गलत थी। मुझे अपने बुरे में अपने खानदान के साथ मिलकर ठहरना था ताकि वो वक्त मुझे छोड़ दे। फेरी टेल की शहजादियों से गलतियां हो जाती हैं हसन, मुझे माफ़ कर दो। उसका पूरा वजूद हिचकोले खा रहा था। हसन ने अपने दोनों बाजू उसके गिर्द बांध दिए। वो उससे छोटा था, लेकिन ये बाजू मजबूत थे, मुहाफिज थे। आपका भाई छोटा हो या बड़ा, अगर वो आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़ा है तो सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आपको गिरा नहीं सकती। वो इन बातों का सहारा मिलते ही और बुरी तरह रोने लगी। हसन बुखला गया। अच्छा, अब बस भी कर दो। वो जैसे मिन्नत कर रहा था, उसके रोने में और ज़्यादा शिद्दत आ गई। वो बच्चों की तरह रोने लगी। हसन उसके बालों पे हाथ फेरता उसे सीने से लगाए खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद उसकी हिचकियाँ थमी। हसन ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। उसकी आंखें पूरी तरह सूज गई थीं। उमर ने फ़ौरन रुख फेर लिया। हाले के आंसुओं से ज़्यादा अजियतनाक कुछ और नहीं था, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बताया है कि रोने के बाद तुम कितनी बुरी लगती हो? वो संजीदगी से पूछ रहा था। हाले ने हल्की से उसको देखा। बाकी का मेलोड्रामा घर चलकर कर लें। उमर की दबी हुई आवाज़ पे दोनों ने मुड़कर देखा। क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे सो सकता हूँ? हसन ने उसको देखते हुए कहा। हरगिज़ नहीं। उमर ने तुंदही से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपने मुलाजमीन से कहो खाना और बिस्तर तैयार रखे। हसन सुल्तान आज जल्दी सोना चाहते हैं। वो उमर के करीब आया। और हाँ, सुबह सुबह मुझे किसी किस्म का शोर व गुल नहीं पसंद, तो ख्याल रखना, वरना अभी तुम हसन सुल्तान के कहर से वाकिफ नहीं हो। चलें बहना। आखिर में उससे हाले को देखा था। वो मुस्कुरा दी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। हसन ने हाले का हाथ पकड़ा और आगे आगे चलने लगा। उमर कुलस्ता रह गया। क्या तुम्हें एक मर्द का ना समझ में नहीं आता? वो बुलंद आवाज में चिल्लाया। हसन हाथ झुलाता आगे बढ़ गया। रात गहरी हो गई, लेकिन उन दोनों की बातें खत्म ना हुई। कभी वो दोनों मिराज सुल्तान की कोई बात याद करके रोते रहते और कभी कोई बात याद करके हंसते थे। कॉफ़ी के मग, खाया पीसा और उमर की लौंज की बेतरतीब हालत। वो जितना कुलसता उतना ही हसन उसे चिढ़ाने लगता। वो छोटा मेराज था, बिल्कुल उन्हीं की तरह। वो उमर के तंज का जवाब तंज से देता था। इस वक्त हाले उससे सारा घर दिखा रही थी। उसके लिए उमर के कमरे के साथ वाला कमरा तैयार करवाया था, लेकिन जैसे ही वो उमर के कमरे में आया, उसकी आंखों में शैतानी चमकदार आई। वो अपने बेड पे बैठा लैपटॉप पे मसरूफ़ था। बल्कि मसरूफ़ क्या था, हाले को अपनी नाराज़गी दिखा रहा था। मैं आज यहाँ सोऊंगा। हसन के इस ऐलान पे हाले भी गड़बड़ा गई थी।
उमर ने भी यकीनी से उसको देखा, जैसे यकीन करना चाहता हूँ कि उससे वाकई उमर हयात के कमरे में रहने की बात की है। उसकी इतनी जुर्रत। हाँ ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। उमर वैसे भी हमारे कमरे में जाएगा। उससे उमर को देखते हुए हमारे पे जोर दिया था। मतलब वो अपने रिश्ते की हैसियत हसन को नहीं बताना चाहती थी। गुड। वो दांत पीसते हुए उठाया। हसन अब आगे जाकर कमरे का जायजा ले रहा था। वार्डरोब खोलकर चेक कर रहा था। हाली चौखट में खड़ी थी। ये मेरा कमरा है। मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। हल्की आवाज में कह रहा था। अलबत्ता नाराज वो अब भी था। बच्चा है वो उमर, उससे कैसी जिद। मैं ये शर्ट पहनूंगा। वो दोनों उसकी आवाज़ से मुड़े थे। उसके हाथ में सफ़ेद कोरी बटनों वाली शर्ट थी। उसके चेहरे पे छोटे बच्चों जैसी खुशी थी। उमर फ़ौरन उससे गया और झपट कर शर्ट उसके हाथ से ले ली थी। लेकिन हसन की गिरफ्त इतनी भी हल्की नहीं थी। उसने शर्ट का कोना थामे रखा। ये मेरी सबसे महंगी शर्ट है, मैं नहीं दे रहा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहा था। मैं यही शर्ट पहनूंगा, वरना मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। उससे उंगली उठाकर तनबिया की। हालत तो मानो चंद घंटों में उनसे आजीज आ गई थी। उमर बच्चा है वो। उसे बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सख्त तैश चढ़ रहे थे। किस तरह वो एक बच्चे से मुकाबला कर रहा था। उमर ने हाले की वार्निंग देती आंखें देखी, फिर शर्ट को एक हसरत भरी नज़र से देखा। अगर इस पे एक भी दाग लगाया या फिर ये कहीं से फटी तो खुदा की कसम अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। वो हसन के कान के करीब गुर्राता हुआ आगे बढ़ गया। क्या जमाना आ गया है। यही लोग थे जो कुछ वक्त पहले माँ आप हसन सुल्तान के आगे पीछे घूमते थे। उसकी आवाज़ पे उमर थम गया। कभी कॉफ़ी शॉप, कभी पार्क, हर जगह मेरे पीछे आया करते थे कि मैं बस एक बार अपनी दोस्ती का शर्फ इनको बख्श दूं, बस एक बार उनसे बात कर लूं। और अब देखो, वही लोग क्या से क्या हो गए देखते देखते। उसने मस्नूई अफसोस से कहते हुए खुद को जैसे बेड पे फेंक सा दिया। उमर के दिल पे जैसे घोंसा लगा। देखें, देखें इसको, किस तरह बेड पे खुद को फेंक रहा है। टूट गया तो जानते भी हो किससे डिज़ाइन करवाया है मैंने सारा फर्नीचर। हाँ ले, अपने शोहर को ले जाओ, ये मेरी नींद हराम कर रहा है। हसन ने बदतमज़ा होकर कहा। उमर का बस नहीं चलता था कि वो उसका गला दबा दे या फिर कम से कम उसे अपने कमरे की खिड़की से तो बाहर फेंक दे। वो ऐसा कर भी गुजरता अगर हाले उसको बाजू से पकड़कर बाहर न लेकर जाती। क्या हो गया है तुम्हें, बच्चा है वो। बाहर आकर हाले ने उसको घुड़का था। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। भाई नाराज था वो। हाले ने गहरी सांस भरी और उसके पीछे गई। वो अगवी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे जा रहा था। वो निचले सीने पे था और हाले सबसे ऊपरी सीने पे। किसी इंसान ने अगर सुबह नाश्ता ना किया हो और फिर दोपहर का खाना भी ना खाया हो, फिर अगर रात का खाना भी ना खा सका हो, तो हाले की आवाज़ में उसके कदम थम गए। क्या उसे भूखा सो जाना चाहिए। हम्म उमर ने मुड़कर उसको देखा। वो कहना चाहता था तो मैं क्या करूं, लेकिन कह बैठा। किचन में आ जाएं, कुछ बना देता हूँ। बोला और मुड़ गया। अब इससे ज़्यादा मुरव्वत वो दिखा नहीं सकता था। डॉक्टर को अगर बीमारी बता दो तो वो इलाज करके ही हटेगा। एक उस्ताद से अगर सवाल समझाने का कह दो तो अपनी पूरी तवानाई लगाकर जवाब बता के ही हटेगा। उसी तरह एक शेफ को अगर अपनी भूख बता दी तो वो आपका पेट भर कर ही हटेगा। अच्छा खाना बनाने वाला वो नहीं होता जिसके हाथ में जायका हो। असल शेफ वो होता है जो किसी की भूख का हाल जान ले तो बेचैन हो जाए। और जब तक वो इंसान खाना ना खा ले, शेफ पे सुकून हराम होता है। वो किचन में आई तो बर्तनों की उठक पटक जारी थी। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में सिर्फ इतना तेल था जितना कोई नौसायदा बच्चा खूंट लेता हो। वो फ्रिज से मीट निकाल रहा था। पतला चपली कबाब की शक्ल में बना हुआ मीट। साथ साथ कभी किसी सामान को यहाँ फेंकता तो कभी वहाँ। आओ लड़े। हाली की आवाज़ पे उसके मीट बनाते हाथ लम्हा भर कर रुके, फिर उसे तेजी से चलने लगे। वो उसे कंधे पे नसें जमाए कह गई। अधूरे झगड़े और लड़ाई के बाद कीना रिश्तों के लिए सो पॉइजन साबित होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते खा जाता है। इसलिए कह रही हूँ आओ लड़ें। वो अब भी नहीं मुड़ा। मीट का टुकड़ा तेल में डाल दिया। शर शर की आवाज़ सारे किचन में गूंज गई। सख्त जहर लग रहे हो। हाले ने एक बार फिर कोशिश की। बिल्कुल जहर। और ये तुम्हारी शर्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही तुम पे। उमर ने लब खींच लिए लेकिन मुड़ा नहीं। मीट पक रहा था और अब वो प्लेट में सलाद बना रहा था। सब्ज पत्ते सफ़ेद प्लेट को ढक गए। अब वो अतराफ में कटे हुए खीरे सजा रहा था। मीट पककर सुनहरी होने लगा था।
वो जिस कमरे के लिए तुम मेरे भाई से लड़ रहे थे, ऐसा भी क्या है उस कमरे में? ऐसा लगता है जैसे किसी हफ्ते बूढ़े का कमरा हो। और बस अब के वो मुड़ा था। आप खुद कौन सी शहद लग रही हैं, हाँ? और मेरा कमरा एक शाहकार है। मेरे मुंह मत लगे। चुपचाप अपना खाना खाएं और जाकर सो जाएं। वो सख्त हवा था। तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए। कितनी बदतमीजी की थी तुमने, भूल गए? अच्छा, मैं सॉरी बोलूं, हाँ? और आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे थे। कमर दुख गई मेरी फूल चुनते चुनते। उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। ठीक है, मैं थाने चली गई, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम मेरी कॉल से ही ले रहे थे। कोई और मर्द मेरे पास था नहीं। ऐसे में मुझे बताओ मैं क्या करती? वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। वो उमर को मौका दे रही थी कि वो दिल में रखी बात निकाल दे। मैं आईजी के साथ था, कैसे कॉल उठाता? आपसे पहले हसन मुझे कॉल कर चुका था। मैंने घर पे कॉल करके आपका पूछा था, लेकिन आप पहले ही निकल चुकी थीं। वो चिमटा रखे आगे आया। उसके कान सूख थे, चेहरा भरहम। कितने मर्द थे वहां जानती हैं? मुझे मसला मर्दों से नहीं था। ना आप मेरे लिए नाकाबिल इत्मीनान हैं। लेकिन वो पुलिस वाले हैं। उनकी बातें गालियों से शुरू और गालियों पे ख़त्म होती हैं। आप ऐसे माहौल में बैठी थी, जाहिर है मुझे गुस्सा आएगा। हाले चुपचाप उसको सुनती रही। वो सुर्ख होती आंखों के साथ कह रहा था। मुझे मसला उन मर्दों से कभी भी नहीं था। लेकिन जिस बात पे हसन और उन लड़कों के दरमियान मारपीट हुई थी, आप बताएं, अगर वही बात वो लोग उस मजमे में उन सब मर्दों के सामने करते तो आपको कितनी तकलीफ होती? कोई आपके किरदार की बात करे मुझे अच्छा नहीं लगता। आपकी तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। वो आखिर में ऐसी बेबसी से बोला कि ठटक गई। क्यों? तुम्हें मेरी तकलीफ से तकलीफ क्यों होती है? उमर चंद लम्हे उसको देखता रहा, फिर मुड़ गया। अब वो दोबारा फ्राइंग पैन के सामने खड़ा मीट उलट पुलट रहा था। क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। हल्की आवाज से बोला, लेकिन दूर कहीं शायद वो दोनों जानते थे वजह ये नहीं थी। अब कि वो नॉर्मल था, वो अपनी बात कह चुका था। दिल का बोझ हल्का हो गया था। हाले अब मेज के गिर्द रखी कुर्सी पे बैठ गई थी। उमर ने प्लेट में फ्राइड बीफ के 3 टुकड़े रखे, अतराफ में सजे सलाद के पत्ते और खीरे रखे। उसने प्लेट मेज पे रखी, एप्रन उतार कर दोबारा जगह पर रखा। बैठो यहाँ, हाले ने नरमी से कहा। उससे अजनबी से उसको देखा। खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मुताज्जुब सा उसको देखते हुए बैठ गया। हाले ने प्लेट उसके आगे से खाई, कांटा और चम्मच उसकी प्लेट में रखा। सुबह में तुम्हारी इंटरमीडिएट फास्टिंग, दोपहर से शाम तक आईजी का इंतज़ार, और फिर शाम से लेकर अब तक तुम मसाइल में उलझे हो। खाना कब खाया होगा? उमर मुस्कुराया। हाले उठकर फ्रिज तक गई, पानी की बोतल निकालकर वापस मेज तक आई। वो उसको देखता रहा, मुस्कुराते हुए, मुताज्जिब सा। ना करें, मैं रोने लग जाऊंगा, इतनी फिक्र। रात नहीं आ रही ना, इसीलिए करती भी नहीं। और फिर दोनों एक साथ हंस दिए। दोनों की स्याह आंखों में चमक थी। वो आंखें एक जैसी लगती थीं, बिल्कुल एक, बिल्कुल करीब ही। वो सर झुकाए खाना खाने लगा। हाले उठकर जाने लगी। खाने के बाद थोड़ी कॉफ़ी मिल सकती है? वो जाते जाते ठहर गई। यकीनन उसे कॉफ़ी की तलब नहीं थी। वो बस उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। ना जाने क्यों उसे ये मकान हाले की मौजूदगी के बाद घर लगने लगा था। और दाइश कमरे की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। नीम अंधेरे में अगर सेज सेज का कदम रखते परवर सुल्तान के बेड की तरफ आऊं तो वो करवट के बल सो रही थी। उससे आंखें मीच रखी थीं। अपने ऊपर पड़े लिहाफ का कोना सख्ती से जकड़ रखा था। एकदम वो एक झटके से बेदार हुई। उसका तनफ्फुस पूरी तरह फूला हुआ था। माथे पे एसी की हुनकी के बावजूद पसीना था। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रख के लंबे लंबे सांस ले रही थी। मेकअप से पाक उसका चेहरा काफ़ी बूढ़ा मालूम होता था। उससे गर्दन तिरछी करके एक नज़र अपनी दाईं तरफ सोते शम्स को देखा, फिर अपने नाइट कोन की डोरी बांधती बेड से नीचे उतर आई। ठंडे फर्श पे पैर रखे तो एक शख्स सा तासु रीढ़ की हड्डी तक गया। उसका चेहरा घबराया हुआ परेशान था। वो वापस नहीं आ सकता। मैंने उस औरत को वापस भेज दिया था। वो वापस कैसे आ सकता है? उसके लब बगैर आवाज़ के फड़फड़ाए। तुम दुआ करो फरवा कि वो वाकई मर गया हो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस मंजर में दूर कहीं नगीन की आवाज़ गूंज रही थी, और दूर कहीं ये सच भी लग रहा था। वो जब से उनकी ज़िंदगी में आया था, गर्दन का फंदा नामहसूस अंदाज में तंग पड़ता जा रहा था। वो बैल्कोनी का दरवाज़ा खोलकर रेलिंग के पास चली आई। मनासिर बदले,
नगीन अस्पताल के बेड पे बैठी थी। डॉक्टर उसे उसकी बेटी थमा रहे थे। परवा और हसीना उसके दाएं बाएं बैठी थी। नगीन ने नम आंखों से बेटी को हाथों में लिया, उसके चेहरे को देखा। वो काफ़ी देर से अपने बच्चे को देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। उसकी बेकरारी एक पल में जैसे उड़नछू हो गई। ये कौन है? उसे डॉक्टर को देखते हुए पूछा। उस कमरे में मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। उनका झूठ एक पल में पकड़ा जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। ये तुम्हारी बेटी है नगीन, कैसा मजाक कर रही हो? फरवा अभी उसके सामने आकर बोली। नगीन ने हाली हाली आंखों से उसको देखा। लेकिन मेरे यहाँ तो बेबी बॉय हुआ था। मैंने खुद आवाज़ सुनी थी। मेरा नशा टूटा था। वो बेबी बॉय की आवाज़ थी। उसे अपनी आवाज़ खोखली लगी। उसे मेहरमा अजनबी लगी। उसे मेहरमा से किसी किस्म की ममता महसूस नहीं हुई थी। वो बस उसे बाजू में उठाए बैठी रही। ये कैसी औलाद थी जिसे चूमने का दिल भी नहीं कर रहा था, जिसे देखकर ना वो रो रही थी ना हंस रही थी। वो बस हर एहसास से खाली थी। ये उसका बच्चा नहीं था, ये हो नहीं सकता। कैसी बातें कर रही हो नगीन? आहाज ने सुन लिया तो एक हशर बर्पा हो जाएगा। तुम उसके गुस्से को जानती नहीं हो। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। अभी वो कुछ कहती कि कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाज घर के बाकी मर्द अंदर दाखिल हुए। नगीन खामोश हो गई। वहाज बेकरारी से आगे आया, नगीन को नरमी से खुद से लगाया। आई एम सॉरी नगीन, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम ठीक हो? वो फिक्रमंद था। नगीन ने पलकें झपकाकर उसको तसल्ली दी। अब के वहाज ने उसके हाथों से बच्ची को ले लिया। यूसुफ सुल्तान ने पास आकर नगीन का सर चूमा। ये ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। वो फरते जज्बात से कमरे के एक एक नक्कोस को अपने हाथों में थामी हुई बच्ची दिखा रहा था। शम्स ने उसके हाथों से मेहर को लेकर प्यार किया, फिर बच्ची मिराज सुल्तान को थमाई। मेरी बेटी है, मेरी बेटी। वो हर एक के सामने बस यही दोहरा रहा था। उस आदमी की खुशी के लिए नगीन सारी दुनिया त्याग सकती थी। बेबी बॉय का ख्याल दिल से जाता रहा। अस्पताल से वापसी के बाद यूसुफ सुल्तान नगीन को सुल्तान मंजिल ले आए थे। ऊपरी मंजिल नगीन के लिए मुख्तस कर दी गई। को कि वहाज की गैरत को ये गवारा नहीं था कि वो अपने ससुराल में रहे, लेकिन 40 दिनों तक नगीन की देखभाल और बच्ची के लिए उन्होंने ये बात कबूल कर ही ली। नगीन अपने कमरे में बैठी थी, बच्ची को बेड पे लेटा रखा था। वो बस खामोशी से उसे तकी जा रही थी। उसे स्याह सादा सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। लंबे बाल कमर तक आते थे। आंखों में एक बेबसी भरी नासमझी थी। तभी दरवाजे पे हल्की दस्तक हुई। नगीन ने आवाज़ आ जाओ कहकर इजाज़त दे दी। नो वारद परवा थी। पूरी आंखों में ढेर सारी नरमी लिए वो अंदर चली आई। आजकल उसका और नगीन का सामना होता रहता था। वो आती, कई कई घंटे मेहर को गोद में लेकर बैठी रहती। तुमसे एक बात पूछूं? काफ़ी देर बाद नगीन ने मेहर को गोद में लिए बैठी फरवा से पूछा। फरवा ने मेहर को देखते हुए अस्वाद में सर हिला दिया। वो नगीन को नहीं देखती थी। भाई की लाश एक बार फिर याद आने लगती थी। जब तुमने सफ़ीर को पहली बार गोद में लिया था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ऑनर, उससे यक लफ्ज़ी जवाब दिया, फिर कहना जारी रखा। मुझे लगा था मुझे नवाजा क्या है, औलाद इनाम ही तो होती है। सफ़ीर के पहले मुझे लगता था जैसे कुछ है जो नामुकम्मल है, लेकिन उसको गोद में लेते ही जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया, सब शांत हो गया। वो आंखों में अलोही सी चमक लिए बता रही थी। नगीन के चेहरे पे साया सा लहराया। उसे आज तक मेहरमा के लिए ये सब महसूस नहीं हुआ था। आज तक उससे कभी उसे प्यार नहीं किया था। वो बस उसके पास रहती, जैसे चंद घंटों के लिए किसी और का बच्चा संभाल रही हो। वो अपनी इस कैफियत से सख्त परेशान थी। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। परवा बस महर के साथ खेलती रही। नगीन ने गला तर किया, अल्फाज मुतजमा किए। मैं रातों में कई बार उठ जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी रो रही हो, या फिर शायद उसे भूख लगी हो। माएँ बच्चों के दिल को समझ लेती हैं। वो एक अल्हाम, एक वाजदान की सी कैफियत होती है। मुझे लगता है जैसे मेरी औलाद तकलीफ़ में हो, जैसे वो मुझसे कहीं दूर हो। लेकिन जब मैं उठकर बैठती हूँ तो महर मेरे पास सो रही होती है। मैं उसे दूध देती हूँ कि शायद वो भूखी हो, लेकिन वो कह कर देती है। लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन होता है कि मेरी औलाद तकलीफ़ में है। मेरा दिल कहता है मेरी औलाद ठीक नहीं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता था? वो आंखों में एक आस लिए पूछ रही थी कि शायद उसे उसका जवाब मिल जाए। वो हसीना से पूछ लेती, अगर उनके यहाँ कोई औलाद होती।
फरवा के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। वो बस बेतासुर चेहरा लिए उसको देखती रही। तुम डिप्रेशन में हो नगीन, वो उसी रोबोटिक अंदाज से बोली। नगीन के आबरू तफक्कुर से सिकुड़े। तुम्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, जानती हो पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है? नगीन ने नासमझी से नफी में सर हिलाया। ये दुनिया की 15% माओं को होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद उनको अपने बच्चे से किसी किस्म का लगाव महसूस नहीं होता। वो उससे किसी काम पे तवज्जो नहीं देती, ना उन्हें उस बच्चे के लिए अपने दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होता है, और हर वक्त उन्हें या खुद को नुकसान देने के बारे में सोचती हैं। वो बस एहसास से हाली रोबोटिक हो जाती हैं। उन्हें लगता है या तो ये बच्चा इजाफी है या फिर ये उनका बच्चा है ही नहीं। तुम डिप्रेस हो, वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। नगीन हाली हाली आंखों से उनको देख रही थी। क्या वो डिप्रेशन में थी? मनासिर बदले। फरवा अब बेलकोनी की ग्रिल पे हाथ लटकाए दूर आसमान में अपना मासी दिख रही थी। उसका चेहरा सपाट था। उससे अपनी चालें चली थी। उससे हर काम परफेक्ट किया था। क्या कोई झोल था जो रह गया था? और अगर रह गया था तो कल सुबह वो देख आएगी। बिलाहिर उसे उम्र का खौफ जो मिल चुका था। वो नहीं जानती थी कि इंसानों का सर्वाइवल साजिश का झोल नहीं, खुदा की तरफ से लिखा वक्त होता है।